औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Nazin, 2023 has gone and there are a lot of expectations on the economic front from the 2024. काफ़ी सारे brokerage houses ने जो 2024 है उससे मुतालिक रिपोर्ट में कहा है कि बाज़ार हिस्सेस जो है वो 75,000 से 100,000 का जो लेवल है वो देख सकती है। जो इंडेक्स है इसके अंदर जो पॉजिटिव ट्रैक्शन है उसका जो बेसिक रीज़न है, बुनियादी वजह है, वो इकनॉमिक पॉलिसी की कंटिन्यूटी है, वेदर इट इज़ द सर्कुलर डेट और द टेक्सटाइल पॉलिसी, व्हाट वी आर सीइंग द कंटिन्यूटी एंड द फर्म डिसीजन मेकिंग एंड द स्टांस at the behest of the IMF. What the current setup, the caretaker government is doing is just follow what IMF says. We have recently seen कि जो IMF का बोर्ड है उसने पाकिस्तान के लिए $700 मिलियन की इमदाद भी बहाल की और मार्च अप्रैल में सबको नज़र आ रहा है कि IMF के साथ एक 3 साला प्रोग्राम जो है वो दोबारा से एग्जीक्यूट हो जाएगा. So what we are going to do in today's program, we are going to discuss a report which is in the market from the Intermarket Securities और Intermarket Securities के जो head of equities, head of research हैं रज़ा जाफरी, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो 2024 को कैसे देखते हैं और 2023 में जो पॉजिटिव चीज़ें जून के बाद हुई हैं उसको उनके ब्रोकरेज हाउस ने कैसे देखा. रज़ा, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम शानी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी. रज़ा, आपकी रिपोर्ट देखी है हमने, दैट स्पीक्स वेल अबाउट 2024. यू हैव लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन और तकरीबन ब्रोकर्स की जो रिपोर्ट है वो 70-75,000 से 1 लाख के इंडेक्स लेवल तक की बातें करती हैं एंड एवरीबडी इज़ जस्ट पॉजिटिव अबाउट 2024. बट बिफोर टॉकिंग अबाउट, before taking an inventory of what you think about 2024, let's just first speak about 2023. आपकी नज़र में कैसा गुजरा? आई थिंक 2023 सर्टनली अगर आप पाकिस्तान की बात करें और इकोनॉमी की बात करें और स्टॉक मार्केट की बात करें तो बड़ा क्लियरली आप देख सकते हैं कि 2 हिस्सों में बटा हुआ था. फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 में कंसर्न्स थी, आई मीन वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन और जो हमारे जहनों पे हावी था सानी साहब उस टाइम पे था खदशा डिफ़ॉल्ट का, और यही हो रहा था कि जी किस तरीके से सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर निकलेगा या गुजारा जाएगा. और हमारे उस नज़र में एग्जांपल्स भी थे, श्रीलंका को ले लीजिए, कुछ अफ्रीकन मार्केट्स को ले लीजिए जो डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, तो यही सुनने में आता था कि द नेक्स्ट श्रीलंका यानी कि जो अगला मुल्क डिफ़ॉल्ट करेगा वो पाकिस्तान होगा. तो वो बड़ा हम जहनी कशमकश में होते थे और ऑब्वियसली उसका असर मार्केट्स पे और बिजनेसेस पे और हर चीज़ पे होता था. फिर ये हुआ कि मिडिल ऑफ द ईयर, जून के एंड पे और जुलाई 2023 के शुरू में हमने एक IMF डील साइन कर दी, एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम. पिछला प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया था कंप्लीट हुए बगैर, तो ये उम्मीद नहीं थी कि एक नया प्रोग्राम मिलेगा. बहरहाल एक लाइफ लाइन पाकिस्तान को दी गई 9 महीने की. इट्स $3 बिलियन SBA प्रोग्राम जिसमें हम अभी इसमें हम शामिल हैं और उसको हम फॉलो कर रहे हैं और सक्सेसफुली फॉलो अप कर रहे हैं. और तो ये आई थिंक सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में फिर सेंटिमेंट थोड़ा इम्प्रूव हुआ और हमें इकदामात नज़र आए कि इकॉनमी पे अब जो अथॉरिटीज़ हैं वो सीरियस हो गई हैं, और केयर टेकर गवर्नमेंट भी जब आई तो उसने भी इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को जारी रखा, प्रूडेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को. उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी पॉलिटिकल क्लैरिटी भी नुमाया होना शुरू हो गई. तो ये 2 फैक्टर्स आई थिंक इम्पॉर्टेंट थे टू ड्राइव इम्प्रूव्ड सेंटिमेंट. देखिए ना, ये तो कहना मैं नहीं कहूँगा कि जी इकोनॉमी में कोई टर्न अराउंड आ गया है बहुत बड़ा, या कोई हम बहुत ग्रोथ की तरफ चले गए हैं या महंगाई की शरह बहुत जल्दी से, ऐसा नहीं हुआ है. लेकिन एटलीस्ट जो हमने उम्मीद हार ली थी पहले हाफ ऑफ 23 में वो वापस आई, एंड दैट होप इज व्हाट हैज ड्रिवन द इकोनॉमी और सेंटिमेंट्स के जी आउटलुक थोड़ा सा अभी तक तो लग रहा है कि बरकरार है, थोड़ा बेहतर आउटलुक कंपेयर टू 2023. Right. तो So ये what? 2023 की कहानी थी सर. Right. So what I've understood or gained from your point is this कि जून 2023 में ये उम्मीदें पैदा हुई कि अच्छा भाई ये जो डिफ़ॉल्ट की बातें हैं ये भी दम तोड़ सकती हैं और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसकी तरफ भी सफ़र का आगाज़ हो सकता है
एंड दैट वाज द मेन ट्रिगर IMF के प्रोग्राम के बाद कि हमने देखा कि बाज़ार जो है इन जस्ट 3 months अंटिल सितंबर 2023 बाज़ार 27% बढ़ी और अगले जो हैं वो 3 महीनों में बाज़ार एकदम 27-28% बढ़ गई. सो गोइंग फॉरवर्ड आप उन लोगों में से हैं क्या कि जो समझते हो कि ये जो इस वक्त की सिचुएशन है इसके लिए तो बड़ा क्लियर व्यू है बिजनेसमैन बिजनेस कम्युनिटी का कि दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द केयर टेकर सेटअप. आर यू वन ऑफ दोज हु थिंक कि ये पॉलिसीज़ डेमोक्रेसी के बाद भी इलेक्शंस के बाद भी इसी तरह कंटिन्यू रहेंगी? आई थिंक सवाल अच्छा है, रेलेवेंट है. बात आपकी एक बिल्कुल दुरुस्त है कि केयरटेकर गवर्नमेंट में जो पॉलिसीज अपनाई गई हैं, आई थिंक दे बीन वेरी प्रूडेंट. और IMF प्रोग्राम की पूरी उन्होंने पैरवी की है ना. कोई एडवेंचरिज्म नजर हमें नहीं आया. आई थिंक हमारी जो केयरटेकर फाइनेंस मिनिस्टर है डॉक्टर शमशाद, आई थिंक ग्रेट ट्रैक रिकॉर्ड जो उनकी तरफ से आया है, एंड शी इज़ डिलीवर्ड टाइम एंड टाइम अगेन. तो एक कॉन्फिडेंस उनकी अपॉइंटमेंट से वैसे ही एक आ जाता है. और दूसरा ऑफ कोर्स ऑन द एनर्जी साइड, आई थिंक हमने देखा है कि रिसेंट जो अचीवमेंट्स हुई हैं ऑन द एनर्जी स्पेस और रिफॉर्म्स कंटिन्यू करे हैं, तो अंडर द केयरटेकर एनर्जी मिनिस्टर वो करे हैं. तो ऑब्वियसली एक कंसर्न ये आ जाता है लोगों का कि इसकी कंटिन्यूटी क्या होगी. बट आई थिंक खाली खाली केयरटेकर गवर्नमेंट को तो मैं इसका शायद सेरा नहीं बनाऊं. आई थिंक और भी फैक्टर्स थे. सो आई गिव एन एग्जांपल. आई थिंक सीरियसनेस हमें नज़र आई है इवन आउटसाइड द केयरटेकर गवर्नमेंट, राइट. सो फॉर एग्जांपल हमने एक बड़ी पावरफुल बॉडी को बनते हुए देखा, जो कि अब SIFC की अगर हम बात कर लें, तो SIFC का क़याम जो हुआ और उसकी जो एम्बिशंस हैं कि FDI को जनरेट किया जाए, प्राइवेटाइजेशंस की जाएं, जो भी एक रेड टेप या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स या स्लो डाउन हो जाती हैं चीज़ों की, वो साइड में कर दी जाएं और राह हमवार कर दें हम FDI के लिए और प्राइवेटाइजेशन के लिए. और GCC कंट्रीज़ ने, जिन्होंने काफ़ी क्लियरली पिछले साल से कह दिया है कि अब मज़ीद हैंडआउट्स नहीं दिए जाएंगे, अब आप में इन्वेस्टमेंट की जाएगी. तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी आपने इकदाम लेने हैं टू अट्रैक्ट दैट इन्वेस्टमेंट, वो SIFC के थ्रू हो रहे हैं. राइट. तो ये तो एक ऐसी बॉडी है जो एक तरह से गवर्नमेंट या केयर टेकर गवर्नमेंट को आउटलास्ट करेगी, राइट. बिकॉज ये तो एक तरह से ये है. बाकी हमने बहुत सीरियसनेस देखी है. वी हैव टेकन बहुत सारे हमने स्टेप्स देखे हैं जो कि जी करेंसी मार्केट में एक स्पेकुलेशन को कंट्रोल किया जाए या स्मगलिंग को एक काफ़ी हद तक उस पर हमने एक कंट्रोल कर लिया है. उसके रिजल्ट्स भी हमें नज़र आ रहे हैं कि जी आपका ट्रेड बैलेंसेस बेहतर हो रहा है, रेमिटेंसेस बेहतर हो रही हैं. तो ये इकदाम तो मेरे ख्याल में नहीं रुकते. और आई थिंक कम बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान याद रहे कि ये काफ़ी सारी चीज़ें IMF की अम्ब्रेला में हो रही हैं. राइट. तो तवक्को ये है कि जो अब हमारा ये प्रोग्राम मार्च के एंड पे ख़त्म कर जाएगा, तो हम एक नया IMF प्रोग्राम में एंट्री कर लेंगे. तो अगर ये ज़्यादा डिले के साथ नहीं होता है, तो आई थिंक ये जो हमारी इकोनॉमी पे सीरियसनेस है और जो बाय इन है कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज करके चलाया जाए और प्रूडेंट तौर पे चलाया जाए बाय बाय द ऑल इम्पोर्टेंट अथॉरिटीज़, आई थिंक ये अगर बरकरार रहता है ना, तो ज़रूर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट हटेगी इलेक्शन के बाद तो ये इनडिसिप्लिन फौरन से आ जाएगा. ऐसा ज़रूरी नहीं है. लिटिल बिट यस, कुछ पॉपुलिस्ट इम्पल्सेस आ सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अभी बड़ी सीरियसनेस से इकोनॉमी को रन किया जा रहा है. एंड आई डोंट थिंक कि ये सीरियसनेस पूरे तौर पे हटेगी आफ्टर इलेक्शंस आल्सो. आई थिंक ये बरकरार रहेगी, पर्टिकुलरली अगर हम IMF को टाइमली एंट्री ले लेते हैं एक नए फॉलो अप प्रोग्राम में. राइट. ये बताएं रज़ा कि ये जब मार्च अप्रैल में नए प्रोग्राम की बात हो रही होगी, तो एज एन इकोनॉमिस्ट आपकी नज़र में जो अब प्रोग्राम है उसका ड्यूरेशन मीडियम टर्म कैटेगरी में होगा या लॉन्ग टर्म में होना चाहिए? ग्राउंड रियलिटीज़ क्या सजेस्ट करती हैं? जी, वी विल गो बैक टू अ 3 ईयर प्रोग्राम मोस्ट लाइकली. इसमें तो आप देखें कि ये जो प्रोग्राम है तो मेक शिफ्ट है, एक तरह से ब्रिज फाइनेंसिंग दे रहा है. SBA जो है 9 महीने का है. राइट. हमें एक बड़ा प्रोग्राम चाहिए होगा. आई थिंक इससे SBA से पहले जो प्रोग्राम था 6 से 7 अरब डॉलर का था, 3 साल का था. EFF फैसिलिटी थी, एक्सटेंडेड फाइनेंसिंग फैसिलिटी. इसी में आई थिंक हम वापस शमूलियत अख्तियार करेंगे. और ऑब्वियसली हमें कोटा देखना पड़ेगा अपना, बट आई वुड इमेजिन कि जी पिछला जो प्रोग्राम साइज था 6 से 7 अरब डॉलर, आई थिंक उसमें ही होगा.
ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम आईएमएफ प्रोग्राम में ऑलरेडी हैं और फ़ौरन एक उसके बाद जाएँगे। तो ये जो बातें थी जून 2023 में कि जी हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और ये राइट, हमें रीस्ट्रक्चरिंग का कहेंगे एक नया प्रोग्राम देने से पहले, आई थिंक वो फिर बातें दबी ही रहेंगी क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि ये आईएमएफ प्रोग्राम आपका अच्छा जा रहा है और महज़ 1 महीने बाद आईएमएफ आपको कहे नहीं, नहीं आपको तो ऐसा लगता नहीं है। और फिर जो पॉलिसीज़ हमने देखी हैं अम, आई थिंक उन्हीं का एक तरह से कंटिन्यूटी ही होगी ना। हमने एनर्जी पे रिफॉर्म्स देखे हैं, राइट, राइट, जैसे कि बिजली और गैस की कीमतें बढ़ा देना, या सर्कुलर कुछ इकदाम लेना कि सर्कुलर डेट एड्रेस हो जाए, ये कंटिन्यू करेंगे। राइट, आई थिंक कुछ अखबारों में बातें आ रही हैं कि टैक्सेशन को बढ़ाया जाएगा शायद रिटेलर्स पे और इस तरह की चीज़ें, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर। तो आई थिंक ये एक नए आईएमएफ प्रोग्राम में आपको शायद कुछ पॉइंट्स मिल जाएं कि वो आप इस तरफ चलें, लेकिन कुछ चीज़ें तो कंटिन्यूएशन ही होंगी। इट विल बी अ बिगर प्रोग्राम और आई थिंक ज़रूरी है कि पाकिस्तान ना ये 6 महीने बेदिली से वो प्रोग्राम या, ना करे। अच्छे पूरा वी शुड ट्राई कि भाई अब चीज़ें इस पॉइंट पे आ गई हैं, वी कांट अफोर्ड टू बी एडवेंचरस ना। मतलब या, ये एक दाग जो है या जो खौफ था डिफॉल्ट का पिछले या, साल, ये एक उससे आप लेसन जो हमने लर्न किया है वो रहे ना फ्रेश इन आवर माइंड्स। तो आई थिंक अभी तक तो फ्रेश है। आई राइट, थिंक अभी तक तो काफ़ी विलिंगनेस है कि हम डिसिप्लिन्ड रहें। तो आई थिंक कि जी 2024 का जहाँ तक ताल्लुक है तो मुझे तो नहीं लगता कि ये डिसिप्लिन कहीं जा रहा है। फैंटास्टिक, आई फैंटास्टिक, थिंक ऑब्वियसली वो 2 या 3 साल चलता है, वी विल सी। आई थिंक राइट, ये कहना थोड़ा प्रीमैच्योर हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक 2024 की बात है तो लग रहा है कि ये डिसिप्लिन बरकरार रहेगा। मेक सेंस। रज़ा, चूँकि अभी वक्त हो जाता है छोटे से वक्फ़े का, वक्फ़े के बाद हम आपसे बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे और हम चाहेंगे कि आप थोड़ी सी रोशनी एक्सटर्नल अकाउंट पे भी डालें। नाजरीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में रज़ा जाफ़री ने तफ़सील के साथ बताया कि 2023 में काफ़ी बड़े चैलेंजेस थे और सबसे बड़ा जो मसला था, सबसे बड़ी जो चीज़ थी जिसकी वजह से ये चीज़ें हॉन्ट करती थी, दैट वाज़ द फियर ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। जून के बाद देखा गया कि फियर ऑफ डिफ़ॉल्ट की बातें चली गई। आर्मी चीफ़ की इन्वॉल्वमेंट के बाद काफ़ी सारे फ्रंट के ऊपर स्टेबिलिटी आई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का नाम उसे दिया जा सकता है। पॉलिटिकली देयर वर न्यूज़ रादर र्यूमर्स कि इलेक्शन शायद कैंसिल हो जाएंगे, मगर अब लगता है कि इलेक्शंस वक्त पे होंगे भी और उसके पॉजिटिव फ्रूट्स भी आवाम तक पहुंचेंगे। सो रज़ा, ओवर टू यू। मैं चाहूँगा कि इस आईएमएफ की तरफ से आने वाली अप्रूवल के बाद आपको रीसेंट पास के जो चैलेंजेस थे वो किस हद तक कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो हमारा एक्सटर्नल अकाउंट है उस पर ज़रा रोशनी डालें कि आपके ख्याल में चीज़ें जून 2024 तक ठीक से मैनेज रहेंगी या नहीं रहेंगी। आई थिंक ऑब्वियसली जिस तरह की लेटेस्ट एक्सटर्नल अकाउंट के नंबर्स आ रहे हैं काफ़ी इनकरेजिंग हैं। तो जो हमारे एफएक्स रिजर्व्स हैं जो तकरीबन 4 साढ़े 4 अरब डॉलर तक चले गए थे सेंट्रल बैंक के पास लास्ट ईयर, तो वो तकरीबन डबल होके 8.2 बिलियन डॉलर्स तो हो गए हैं। या, और आईएमएफ ने जो अभी हाल में अपनी पहली जो ट्रांच है फर्स्ट रिव्यू के बाद 700 मिलियन डॉलर की, उसकी भी तवक्को है कि बस जल्द ही वो डिसबर्स हो जाएंगे, आई थिंक इन द नेक्स्ट डे और सो। तो उसके बाद तो रिजर्व्स हमारे फिर 9 बिलियन डॉलर्स पे चले जाएंगे। तो हमारी ऑब्वियसली फिर अगर आप देखें तो करंट अकाउंट भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में। इनफैक्ट ये तो मैं प्रॉब्ली एक बड़ा कंजर्वेटिव वो कह गया क्योंकि ये तो सरप्लस में है। या, पिछला महीना 8 मिलियन डॉलर्स का तो करंट अकाउंट्स डेफिसिट नहीं था, सरप्लस था। और अभी भी जो ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स आए हैं और रेमिटेंसेस के नंबर्स आए हैं, तो लग ही रहा है कि दिसंबर का भी जो नंबर पब्लिश होगा दिसंबर 23 का, तो उसमें भी एक और करंट अकाउंट्स का प्लस आएगा। तो रिजर्व्स की बिल्डअप जारी है। um, और ऑब्वियसली करंट अकाउंट आपको मज़ीद स्पेस दे रहा है। तो लग तो नहीं रहा कि एक्सटर्नल अकाउंट की सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास कोई रिस्क्स नुमाया हों ऑन दी करेंसी फॉर एग्जांपल। तो राइट, करेंसी काफ़ी स्टेबल रही है इन द लास्ट फ्यू वीक्स एंड मंथ्स। तो आई थिंक यही एक इसकी एक्सटेंशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड मंथ्स। लेकिन ऑब्वियसली
एक फंडिंग गैप आई बिलीव अभी भी है, जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में कहा गया था कि तकरीबन 6 से 7 का है, उसके बाद आईएमएफ के कुछ पैसे आ जाएंगे और वर्ल्ड बैंक एडीबी से तो वो आ गए हैं। हम्म। अभी भी आई फील के थोड़ा कंफर्टेबल रहने के लिए शायद पाकिस्तान को मे बी चाइनीज़ कमर्शियल बैंक से छोटी मोटी बोरिंग करनी पड़े। अखबारों में ये भी था कि मजीद सऊदी अरेबिया को अप्रोच किया जा रहा है फॉर इन्हांसमेंट ऑफ द सऊदी ऑयल फैसिलिटी। और ऑब्वियसली कोशिशें जारी हैं कि एफडीआई को जनरेट किया जाए, क्या तो कोई प्राइवेटाइजेशन की एक डील कर दी जाए या ऑब्वियसली कोई अपना एसेट एक तरह से सेल कर दिया जाए। तो आई थिंक ये 2-3 चीज़ें आई थिंक इम्पोर्टेंट रहेंगी अगले कुछ हफ्तों में। अगर इनमें कोई सक्सेस हो जाती है तो आई थिंक और कंफर्ट बिल्डअप हो जाएगा। लेकिन लाइक आई सेड, एक ज़मीन आसमान का फ़र्क आप कह सकते हैं। हालाँकि कहने को तो या अ, हमारे रिज़र्व 4.5 से 9 अरब ही गए हैं, तो इतनी कोई ऐसा तो नहीं है कि जी 15 या 20 अरब डॉलर हो गए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गया है। और आपको जो आईएमएफ प्रोग्राम का मकसद था, इस आईएमएफ प्रोग्राम का, कि भई आप 9 महीने निकाल लें और एक जगह पे पहुँच जाएँ ताकि आप एक नया प्रोग्राम में आ जाएँ। तो आई थिंक वो जो सोचा गया था वो पूरा होने जा रहा है। तो हम एक नया, क्योंकि देखें अगर सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होती तो आईएमएफ की तो ज़रूरत नहीं पड़ती फिर। या तो ऐसा तो नहीं है। ऑफ कोर्स वी नीड दैट आईएमएफ प्रोग्राम, और इकोनॉमिक डिसिप्लिन एक बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम उस पॉइंट पे आ गए हैं कि आईएमएफ अब आपको एक पॉलिसीज़ ही देखेगा आपकी, और फिर एक आपको प्लान आप उनके साथ एक डिवाइस करेंगे। राइट। ऐसा होना नहीं चाहिए कि अब आप डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बातें लेके वापस बैठ जाएँगे। फैंटास्टिक। तो वहाँ से तो हम मेक सेंस। ये इंटरेस्ट रेट के ऊपर मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा डिस्कशन करें कि एवरीबडी इज़ ऑफ द ओपिनियन के सितंबर में पीक आउट हो चुके हैं। गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट 2 years वन कैन एक्सपेक्ट कि ये सिंगल डिजिट की तरफ एक सफ़र का आगाज़ हो सकेगा। ये जो हर 15वें दिन हम देखते हैं एक काइंड ऑफ प्रेशर लाइक सिचुएशन होती है, इसको रिसेंटली आपने कितना मैनेज होते हुए देखा है? और ये जो अब सुकूक की नीलामी की बातें हो रही हैं और लॉन्ग टर्म डेट रेस करने के लिए, व्हेन डू यू थिंक पाकिस्तान विल हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी? जी, आई थिंक अभी तो पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट्स रिकॉर्ड हाई पर हैं। एटलीस्ट जो पॉलिसी रेट है वो तो ऑल टाइम हाई पे है, या 22%। और 90s में वी हैव सीन के 20 के करीब गया था, राइट। बट 22% एटलीस्ट मैंने नहीं देखा है। पिछली 4 मॉनेटरी पॉलिसीज़ में साईं साहब मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रही है 22% पे। बट 2024 अब जैसे शुरू हुआ है तो अब थोड़ी-सी उम्मीदें आ रही हैं कि इंटरेस्ट रेट्स पीक तो कर गए। आई थिंक ये तो आई थिंक काफ़ी हद तक कंसेंसस पहले से बन गया था कि इंटरेस्ट रेट्स पीक कर गए हैं। या सवाल ये था कि इंटरेस्ट रेट्स कब से गिरना शुरू होंगे और कितनी मिकदार से कम होंगे, राइट? तो या आई थिंक इसमें थोड़ी-सी आईएमएफ ने खुद ही एक थोड़ी इनकरेजिंग स्टेटमेंट दे दी है, जहाँ उन्होंने $700 मिलियन की ट्रांच अप्रूव करी है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर चीज़ें ट्रैक पे रहती हैं तो जून 2024 में महंगाई की शरह, जो अभी 29% से ऊपर है, या तकरीबन 30% है, ये 18.5% हो जाएगी। या यानी कि पाकिस्तान में रियल इंटरेस्ट रेट्स पॉजिटिव हो जाएँगे। तो डेफ़िनेटली अगर जहाँ 22% पॉलिसी रेट है और जून में तवक्को है कि ये 18.5% हो सकता है, तो डेफ़िनेटली आपके सामने नज़र आ जाता है कि रूम तो शायद फर्स्ट हो कि भई 3 से 4% से शरह सूद कम हो। तो ऑब्वियसली दैट कैन हैपन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। ये जनवरी में शुरू होता है, कुछ लोग कहेंगे जनवरी से इंटरेस्ट रेट्स नीचे आना शुरू हो जाएँगे, कुछ लोगों का ख़्याल होगा मार्च में, कुछ लोगों का ख़्याल होगा सेकंड हाफ में। बट ये तो एक डिबेट हो सकती है, बट आई थिंक ये एक आई थिंक अब बात तय है कि ये अब इंटरेस्ट रेट्स ने नीचे आना है। अब ऑब्वियसली इसमें रिस्क्स मौजूद हैं। हमने यूटिलिटी प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस मज़ीद शायद बढ़ानी है। जियोपॉलिटिक्स दुनिया में थोड़ी हिली हुई है, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट दुनिया ख़ाम तेल की कीमतों पे क्या आता है, वो थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। तो रिस्क्स तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, बट द इंफॉर्मेशन वी हैव राइट नाउ, जो प्रोजेक्शंस हम कर सकते हैं, लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे की तरफ ही आएँगे। तो आई थिंक गवर्नमेंट को लॉक इन तो अभी आई थिंक ऑब्वियसली जो लेंडर्स हैं वो तो चाहेंगे कि एक लॉक इन कर लिया जाए रेट यहाँ पे। और हमने देखा भी है कि पिछले कुछ टी-बिल ऑक्शंस वगैरह जो हुए हैं, उनमें ज़्यादातर बिड्स जो हैं वो अब 12 महीने की मैच्योरिटी पे चली गई हैं, ना कि 3 महीने की। राइट। बट गवर्नमेंट के लिए तो आई थिंक बेहतर है कि एक फ्लोटिंग शॉर्टर साइड पे ही रहे अभी एज़ अ बोरोवर। और उसको आई थिंक अभी तो इस रेट पे तो सर्टेनली ऑल टाइम हाई रेट्स पे तो लॉक इन नहीं करने चाहिए।
इट शुड गो फॉर फ्लोटर। सो वो भी हमने सुकूक्स पे भी देखा है जो आजकल हाल में हो रहे हैं और शुरू हुए हैं उनके ऑप्शंस, तो बाय डेफिनेशन फ्लोटिंग रेट्स ही होंगे, तो फिक्स हो नहीं सकते। तो दैट्स प्रोबेबली अ गुड स्ट्रेटजी फॉर द गवर्नमेंट आल्सो कि वो फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स पे ही जोर दे अभी। मेक सेंस। अगर ये जो पॉलिसीज़ हैं इसका तसलसल बरकरार रहता है, लेट्स इमेजिन कि अगर ये टेकर सेटअप की पॉलिसीज़ एज इट इज़ कंटिन्यू करती हैं फॉर 2 इयर्स, देन यू थिंक कि जो इंटरेस्ट रेट हैं इसके बारे में जो बातचीत हो रही है कि सिंगल डिजिट में भी जा सकता है 2.5 ईयर, ये बात सोचना मुनासिब होगा? जी, आई थिंक अगर 2 साल का अगर हम एक अरसा देख रहे हैं और पॉलिसी कंटिन्यूटी रहती है, तो ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये आईएमएफ की भी पेशन गोई है कि अगर चीज़ें ऑन ट्रैक रहती हैं तो जो इन्फ्लेशन है, महंगाई की शरह, वो स्टेट बैंक की प्रोजेक्शंस के करीब आ सकती है। तो ऑफ कोर्स स्टेट बैंक तो खैर काफ़ी सालों से कह रहा है कि उसका मीडियम टर्म टारगेट 5 टू 7% है। राइट। तो और सही साहब देखें, पिछले आप 20 साल भी लगा लें, ये तो अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस है ना, पोस्ट कोविड एक ऑल ऑफ या दैट। तो वरना पाकिस्तान में जो एवरेज इन्फ्लेशन रही है वो सिंगल डिजिट में ही रही है। या ठीक है ना, आई मीन जो मैंने लास्ट देखा था 7.5 थी, चले पिछले 1-2 साल जरा एलिवेटेड रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि 8-9% से ज्यादा पिछले 20-25 सालों का आप एवरेज निकाल लें उससे ज्यादा रही है। तो सर्टनली एक सिंगल डिजिट में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फॉरेन राइट। शायद नहीं आएंगे बिकॉज या हमने कुछ ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी में कुछ चीज़ें हमने इकदाम लेने हैं, एनर्जी टैरिफ्स वगैरह बढ़ाने हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये फौरन ही आ जाएगी, बट 2 साल के अरसे में तो सर्टनली हम एक देख सकते हैं। अंडरस्टूड। तो एंड आई थिंक यही इम्पोर्टेंट है फ्रॉम अ मार्केट्स पर्सपेक्टिव कि जी इकोनॉमी मुस्तहकम रहे, उस पे वो रहे। पॉलिटिक्स और ये चीज़ें तो, पाकिस्तान तो दुनिया में वाहिद मुल्क तो नहीं है जहाँ पॉलिटिकल अपहीवल्स या अनसर्टेनिटी आती है, तो राइट। मार्केट्स ने ये बिल्ड इन भी किया हुआ होता है। या तो किसी हद तक बिल्ड इन भी किया हुआ होता है। तो मेन फोकस आई थिंक इकोनॉमी के लिए और आवाम के लिए, आई थिंक ऑब्वियसली फॉर मार्केट सच एज आर्स, तो फिर मार्केट्स फिर यही देखती हैं कि इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, वो कितनी मुस्तहकम है। फिलहाल फैंटास्टिक। वो सीरियसनेस नज़र आ रही है, राइट। फिलहाल वो बाय इन नज़र आ रहा है। आई वुड होप कि वो एक एक्सटेंडेड कंटिन्यू। पीरियड के लिए ये सीरियसनेस रहे, भले कोई भी पावर में हो। या आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम थोड़ा वो मैच्योरिटी सीरियसनेस इख्तियार शो करें कि करें। जो भी पावर में हो, थोड़ी पॉलिसी कंटिन्यूटी फॉर द गुड ऑफ पाकिस्तान हो। राइट। तो अभी तक तो हम थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये बरकरार रहेगा। रहेगा। लेट्स सी हाउ इट ग्रेट। लास्ट्स। रज़ा, अभी वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम चाहेंगे कि आप आखिर में ज़रूर नाज़रीन को बताएं कि आपकी नज़र में 2024 में कौन से सेक्टर्स हैं जो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म व्यू के लिए। कौन से स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जिनको देखा जाना चाहिए, देखे जा सकते हैं। सो नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। सो रज़ा, वी वर डिस्कसिंग कि गोइंग फॉरवर्ड 2024 आपको कैसा नज़र आता है, बिकॉज जितने भी हाउसेस की बात करें, मार्केट पंटस की बात करें, हेयरसेस की बात करें, रेमस की बात करें, तो एक ही खबर है, सर्कुलर डेट, पीपीएल, ओजीडीसी, एसएसजीसी, एसएचजीपी। सो क्या इसके अलावा कोई और स्टॉक नहीं है, या जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के उनका नाम ये 4 स्टॉक ही हो गए? हाउ डू यू लुक एट 2024? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछते कि जी टॉप पिक्स और सेक्टर्स हो, तो मैंने शुरू तो एनर्जी स्टॉक से ही करना था। राइट। राइट। क्योंकि उसकी वजह यही कि एनर्जी रिफॉर्म्स हमें बड़े सालों बाद नजर आ रहा है ना। सर्कुलर डेट का इशू आज का तो नहीं है, दस या पंद्रह साल हो गए हैं। पिछले 5 साल तो काफी और बुरे ही थे। राइट। बट हमने इकदाम देखना शुरू कर दिए हैं कि बिजली की कीमतें बढ़ी, गैस की कीमतें बढ़ी, जो मसले मसाइल पहले के थे वो हल किए जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को रियलाइजेशन है कि अगर पैसे कहीं से उसने रेस करने हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट लानी है, तो वो इस सेक्टर को ठीक करके ही इसमें ला सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत स्टेट ओन्ड कंपनीज मौजूद हैं। राइट। तो स्टेट ओन्ड कंपनीज को ही तो आपने या तो बेचना है या गिरवी रखवाना है। बिल्कुल सही। अगर बाहर से पैसे लाने हैं तो फिर इनके तो मसले सॉल्व करे बगैर हो नहीं सकता। या तो फिर ये मसले सॉल्व हो रहे हैं, तो राइट। डेफिनेटली एनर्जी स्टॉक जैसे आपने मेंशन करा कि एनर्जी चेन में एक तेजी की लहर है, आई थिंक वो बरकरार रहेगी। बट ऐसी बात नहीं है कि यही सिर्फ 3 या 4 स्टॉक्स हैं या सिर्फ एक ही सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टर्स के लिए कुछ है। या ऑब्वियसली हमने बात करी है ड्यूरिंग आवर टॉक के इंटरेस्ट रेट्स जो हैं
उन्होंने नीचे आना है। राइट, तो अगर इंटरेस्ट रेट्स ने नीचे आना होता है तो इसके 2 पहलू हैं। एक तो वो सेक्टर्स जो कि काफ़ी हद तक लेवरेज्ड हैं और जो उन्होंने काफ़ी कर्ज़ा उठाया हुआ है, या जिसमें आई थिंक सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, वो आई थिंक सर-ए-फ़हरिस्त हैं। आई थिंक उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी। दूसरा ये है कि हमारे कुछ सेक्टर्स हैं जो एक अच्छा डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट्स ने नीचे आना है तो इन डिविडेंड यील्ड की जो अट्रैक्टिवनेस है वो और भरपूर हो जाती है। तो जिसमें बैंकिंग सेक्टर शामिल है या फर्टिलाइज़र शामिल है। तो ऐसा नहीं है कि खाली एनर्जी ही है। तो आई थिंक सर्टेनली जो मैंने सेक्टर्स की बात करी तो बैंक्स उसमें आ जाते हैं, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, स्टील, टेक्सटाइल। तो आई थिंक इन सब में आई थिंक हम थोड़ी इम्प्रूवमेंट देखेंगे, और सीधी-सी बात है कि जी मार्केट ने इतने सालों से परफ़ॉर्म नहीं किया हुआ या था। तो सारे ही स्टॉक्स आप कहने को तो एक अच्छे मल्टीपल्स पे मौजूद हैं। ज़्यादातर स्टॉक्स आपको चीप मल्टीपल्स पे ही मिलेंगे, राइट, ज़्यादातर स्टॉक्स और सेक्टर्स। तो एक ये हो सकता है। एक और चीज़ ये ज़रूर हो सकती है कि अगर हमें लगता है कि बायर्स कौन होंगे 2024 में, और हमें लगता है कि जी पिछले कुछ सालों के बरक्स जिसमें इंडिविजुअल्स और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स और रिटेल ने एक थोड़ा बेड़ा उठाया हुआ था मार्केट का, कि जी वही बायर थे, राइट। और इंस्टीट्यूशंस यानी कि म्यूचुअल फंड हो गए, बैंक्स हो गए, या इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, या इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, वो सब ऑन द सेलिंग साइड ही थे। रज़ा जाफ़री, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने तफसील के साथ डिस्कस किया कि इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ की जो रिपोर्ट है वो 2024 के बारे में क्या कुछ कहती है। सो दे आर ऑफ द ओपिनियन कि पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर स्टेबिलिटी आ जाएगी पोस्ट इलेक्शंस, एंड दे आर ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन के डिफ़ॉल्ट की बातें अब दम तोड़ चुकी हैं, और मई में जो भी नया सेटअप होगा या ये सेटअप कंटिन्यू कर रहा होगा तो उस सिचुएशन में भी पाकिस्तान एक नया 3 साल का प्रोग्राम जो है वो साइन कर देगा। सेक्टर की परफॉर्मेंस के मुतालिक दे हैव अ क्लियर व्यू कि एनर्जी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जो बैंकिंग सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और जो ट्रिगर्स हैं वो बैंकिंग सेक्टर के लिए इंटरेस्ट रेट के हैं, और जो एनर्जी सेक्टर के लिए हैं वो सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन के हैं। अगले प्रोग्राम में वी विल ट्राई एंड टॉक टू अनदर ब्रोकर एंड सी कि वो 2024 को गोइंग फॉरवर्ड कैसे देखते हैं। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।